नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एस लोकर्स अकेडमी पर। आज हम लोग मनोविज्ञान का जो 8वां अध्याय मनोविज्ञान और जीवन था, उस पाठ को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था और आज हम लोग उस पाठ का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी आपके दोस्त मित्र इस क्लास के साथ जुड़ सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल बिहार एस लोकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में इसका लिंक पिन किया गया, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आइए हम लोग आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का इस पार्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले अच्छे से समझेंगे। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हरितगृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। जो हरितगृह प्रभाव हमारा था उसका मुख्य कारण जो है कौन सी गैस के अनुसार होता है, या मुख्य कारण जो है कौन सी गैस का है। ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या नाइट्रोजन होगा। तो जो हम लोग हरितगृह प्रभाव के बारे में पढ़ा था तो उसमें देखा था कि इसमें मुख्य कारण कौन सी गैस का था, तो कार्बन डाइऑक्साइड का था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 2 पर कि हरितगृह जो गैस का मुख्य प्रभाव क्या होता है। हरितगृह गैस का मुख्य प्रभाव क्या होता है, ओजोन परत की मोटाई बढ़ाना, पृथ्वी के तापमान को कम करना, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाना या सूरज की किरणों को अवशोषित करना। तो बाबू जो हरितगृह प्रभाव था ये क्या था, शीशे के छत के समान होता है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अपने अंदर तो आने देता है लेकिन जो गर्म हवा है अगर उसको बाहर निकलने से रोकता है। तो ये क्या करता है, सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका दूसरा का डी हो जाएगा। ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को अच्छे से चैप्टर के दौरान समझाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ध्वनि को मापने के लिए किस यंत्र का, ये किस मात्रक का उपयोग करते हैं हम लोग, तो डेसिबल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव पर्यावरण अंतः क्रियाओं का अध्ययन करती है क्या कहलाता है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान कहलाता है, समाज पर्यावरण मनोविज्ञान कहलाता है, या समाज मनोविज्ञान कहलाता है, या बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव पर्यावरण अंतः क्रियाओं का अध्ययन करती है तो वो क्या कहलाता है, तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान कहलाता है। तो चौथा का बाबू राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। जो मनुष्यों के द्वारा आपदा घटित नहीं हुई है वो कौन सी है। तो पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है युद्ध, दूसरा कह रहा है महामारी, तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों, और चौथा कह रहा है सुनामी। तो मानव निर्मित आपदा कौन नहीं है, तो यहाँ पर आपका सुनामी जो है ये मानव निर्मित आपदा नहीं है, क्योंकि सुनामी क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है कि 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है कि सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का कारक है। सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का कारक कौन सा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन संख्या 7 में। तो क्वेश्चन संख्या 7 में ऑप्शन दे रहे हैं संतुलित आहार, व्यायाम, सकारात्मक चिंतन और इनमें से सभी। तो अगर हमें सकारात्मक यानी पॉजिटिव जो है हेल्थ को रखना है तो हमें क्या से या कौन से कारक को करना होगा, तो संतुलित आहार हमें लेना होगा, व्यायाम नियमित रूप से करना होगा, ठीक ना, सकारात्मक चिंतन जो है पॉजिटिव सोच रखना होगा, चिंतन रखना होगा। तो ये सभी हमारे क्या है, सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के कारक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हिमालयन के उत्तराखंड क्षेत्र में जो है, उत्तराखंड में जो क्या किया गया था, चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। तो हरितगृह गैस कौन सा नहीं है भाई, तो अमोनिया है, क्योंकि मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हरितगृह के गैसों में आते हैं, लेकिन अमोनिया नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ पर 9 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे कि हरितगृह प्रभाव किसके कारण होता है भाई।
कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के कारण या औद्योगिकरण और प्रदूषण के कारण, भारी वर्षा के कारण, या ओजोन परत का निर्माण से। तो देखिए हरित गृह प्रभाव किसके कारण होता है भाई, तो औद्योगिकरण, जो ज्यादा हम लोग औद्योगिकरण को बढ़ा रहे हैं, हर चीज को प्रदूषित कर रहे हैं, इस वजह से हमारा जो हरित गृह की प्रभाव जो क्या होता है वो बढ़ता है। तो इसका कारण क्या, औद्योगिकरण और प्रदूषण है। तो 10 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन 10 प्रश्नों में से आप लोगों को कितने प्रश्नों का सही से जवाब मालूम था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन संख्या 11 को, कि चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना किस देश में हुई थी। ये क्या है, तो ये मानव निर्मित आपदा है। क्या है, मानव निर्मित आपदा है। मानव निर्मित आपदा है, ये मानव के द्वारा जो है घटित ये आपदा है। तो मानव निर्मित यह आपदा हो गई जो यूक्रेन में यह घटित हुआ था। तो ऑप्शन 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हम लोग देखते हैं कि जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। कहा जा रहा है कि जीव और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या कहलाता है बाबू, पारिस्थितिकीय कहलाता है। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकीय कहलाता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि इनमें से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। क्वेश्चन संख्या 13 को ध्यान दीजिएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी तो हो गया, लेकिन 13 नंबर यहाँ पर कह रहा है कि मानव निर्मित आपदा नहीं है। पहला तो भोपाल गैस कांड, ये मानव निर्मित आपदा है। युद्ध भी मानव निर्मित आपदा है, चेरनोबिल भी, ये भी मानव निर्मित आपदा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी आपदा ऐसा नहीं है जो मानव निर्मित नहीं है, सब मानव निर्मित है। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन संख्या 14 पर, कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। अभी हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देखे कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो यहाँ पर 5 जून आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन संख्या 15 को, कि वातावरणीय प्रदूषण हो सकता है खाली स्थान के रूप में। वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है, जल प्रदूषण के रूप में, वायु प्रदूषण के रूप में, मिट्टी प्रदूषण के रूप में, या इनमें से सभी। मतलब हम वातावरण को प्रदूषित करेंगे तो किस रूप में कर सकते हैं, तो हम लोग जल के भी रूप में, वायु के भी रूप में, मिट्टी के भी रूप में, हर चीज के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर 15 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। जलवायु शीतलता, समुद्र स्तर में वृद्धि, पृथ्वी का सिकुड़ना, या चंद्रमा का विस्फोट होना। तो देखिए हरित गृह जो प्रभाव है ये क्या करेगा, ये आपके समुद्र स्तर के में क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय संकट का मुख्य कारण क्या होता है। क्वेश्चन संख्या 17 में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि नाभिकीय संकट का बाबू बताइए कि मुख्य कारण क्या हो सकता है। ऑक्सीजन की अधिकता, तापमान का गिरना, रेडियोधर्मी पदार्थों का रिसाव, या ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए नाभिकीय संकट का जो मुख्य कारण होगा विद्यार्थियों वो क्या होगा, तो आपका ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हरितगृह प्रभाव से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हरितगृह से प्रभाव से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कि नवीकरणीय ऊर्जा का हमें उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर 18 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क और बांध आदि उदाहरण है। सड़क और बांध किसके उदाहरण है भाभी, किसके उदाहरण है भाई, याद रखिएगा आप लोग। तो सड़क और बांध जो है ये मानव निर्मित जो पर्यावरण हो गया, मानव निर्मित पर्यावरण इसके क्या है, उदाहरण है, ठीक ना। मानव निर्मित पर्यावरण के ये उदाहरण है। तो 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही है। पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है 20 नंबर में कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ध्यान से समझिएगा। पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक वातावरण से होता है, पर्यावरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से होता है, पर्यावरण से तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण से होता है, या पर्यावरण से तात्पर्य ऊपर तीनों पहलुओं से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपर तीनों पहलुओं से होता है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 21 पर चलेंगे कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो कोलाहल के विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, क्वेश्चन संख्या आपका कह रहा है 21। तो इसमें क्रमबद्धता जो है कोलाहल के विशेषता में शामिल नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 22 कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य को अगर हमें बनाए रखना है तो इसके लिए हमें क्या आवश्यक है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन संख्या 22 में। तनाव होगा, अकेलापन होगा, सामाजिक सहयोग और स्वच्छ पर्यावरण होगा, या प्रतियोगिता होगा। क्या होगा,
तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें सामाजिक सहयोग और स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका 22 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 23 पर आएंगे कि पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर जोर दिया है। कहा जा रहा है कि पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर जोर दिया है, क्वेश्चन संख्या 23 में पूछा जा रहा है। तो क्या होगा इसका जवाब, पूर्व व्यवहार अनुबोधक होगा, या पश्च व्यवहार पुनर्बलन होगा, या पर्यावरणीय शिक्षा होगा, या उपयुक्त सभी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। तो 23 का राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का रहा है कि प्राकृतिक आपदा है। अब इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन सा है जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है। तो बाढ़, भूकंप, सूखा और उपयुक्त सभी दे रहा है। तो ये तीनों हमारा क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो इसलिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जब आप लोग क्वेश्चन बैंक लगाइएगा तो 2009 के ही जो आप लोग पेपर में देखिएगा तो ये क्वेश्चन शुरू में ही पूछा गया है कि शुद्ध वायु क्या कहलाता है। तो शुद्ध वायु कहलाता है 78.98% N2 और 20.94% O2 और 0.03% CO2 हमारा जो है ये जो गैस होता है ये शुद्ध वायु के रूप में कहलाता है। ये तीनों गैस इतना होना चाहिए तब शुद्ध वायु होगा। तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26 ध्यान दीजिएगा कि वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है। वातावरणीय प्रदूषण जो है किस रूप में हो सकता है, ये क्वेश्चन संख्या 26 में जो है पूछा जा रहा है। ये रिपीट किया गया, अभी पीछे मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण के रूप में। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 27 का रहा है कि पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 में कहा जा रहा है कि पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक जो है अध्ययन करते हैं किस चीज का, केवल प्राकृतिक पर्यावरण का, या केवल निर्मित पर्यावरण का, या ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए पर्यावरणीय मनोविज्ञान, पर्यावरणीय से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन 27 का ए हो जाएगा। इसके बाद 28 में कह रहा है कि पर्यावरण मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। जो हम लोग पर्यावरण मनोविज्ञान पढ़ते हैं या पढ़े हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है ऑप्शन में कि केवल पर्यावरण की सुरक्षा करना। इसके बाद कह रहा है कि मानव व्यवहार और पर्यावरण के बीच संबंध को समझना। इसके बाद कह रहा है कि मानसिक रोगों का अध्ययन करना और शैक्षणिक प्रदर्शन मापन करना। इसका सही जवाब क्या होगा विद्यार्थियों, तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि मानव व्यवहार और पर्यावरण के बीच क्या करना, संबंध को समझना। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नांकित में से किसे नहीं शामिल किया जाएगा। तो निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नांकित में से किसे शामिल नहीं किया जाएगा भाई, तो कम मजदूरी, बेरोजगारी, सामाजिक रूढ़िवादिता और आलस्य। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आलस्य को जो है शामिल नहीं किया जाएगा। और आखिरी नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव का ये है कि पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का विघटन या अम्लीय वर्षा, रेगिस्तान, या इनमें से सभी। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा बाबू कि पर्यावरणीय समस्या जो है कैसे होगी, तो इन सभी से होगा, ठीक ना, इन सभी से होगा। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इस चैप्टर से जो आपका 8वां अध्याय था मनोविज्ञान और जीवन, इस चैप्टर से हम लोग 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए। बाकी आप लोग बताइएगा कि इन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का आप लोग को सही सही जवाब मालूम था। अब हम लोग इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या है भाई, तो मनोवैज्ञानिक अल्टमैन ने 1976 में बताया है कि पर्यावरण मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो भौतिक वातावरण और मानव व्यवहार के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन करता है तथा मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ पर्यावरणीय समस्याएं जैसे शोर हो गया, वायु हो गया, जल, भू प्रदूषण, ये सभी मानव के व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती है, वो उनके शारीरिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाती है और कहा जा रहा है कि जिससे उनके सोच, कार्य प्रणाली आदि पर बुरा असर पड़ता है। तो मतलब ये कहा गया कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या करता है कि मनुष्यों और साथ ही जो है हमारे मानव के व्यवहार हो गए और हमारा नेचर हो गया, इन दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है हमारा पर्यावरणीय मनोविज्ञान। यही क्या कहलाता है, पर्यावरणीय
मनोविज्ञान कहलाता है। और अगर बात करेंगे कि मानव वातावरण के विभिन्न उपागमों का वर्णन करें तो मानव वातावरण के विभिन्न उपागम जो है यानी सिद्धांत जो है निम्नलिखित है, कई तरह का है। जैसे शोरगुल का मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रदूषण का मानव व्यवहार पर प्रभाव का पड़ना, ताप का मानव व्यवहार पर प्रभाव का पड़ना और प्रकृति को मानव निर्मित आपदाओं का मानव के व्यवहार पर प्रभाव, ये सभी जो है ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, मानव वातावरण के विभिन्न उपागमों के रूप में आएंगे। ऐसे ही एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा गया है तो आपको ऐसे ही जवाब देना है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या कहलाता है भाई, तो हमारे आसपास उपस्थित वैसी चीजें, ठीक ना, हमारे आसपास उपस्थित वैसी चीजें जिसको मानव यानी हमने नहीं बनाया है बल्कि नेचर यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, और उस वस्तु की देखरेख भी कौन करता है, प्रकृति, हमारा जो है नेचर ही करता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक, जैसे हमारा जल हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, क्या इन सब चीजों को हमने बनाया है, नहीं बनाया है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी चीजें आएंगे, यानी जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई है वो सब प्राकृतिक पर्यावरण में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण और निर्मित पर्यावरण क्या है, मतलब दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो प्राकृतिक पर्यावरण जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुएं जैसे हवा, पानी, जल, मिट्टी, प्रकाश, पेड़ पौधे, ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। और निर्मित पर्यावरण में याद रखिएगा कि मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे मकान, रेलगाड़ी, सड़क, बांध, ये सब हमारे द्वारा बनाए गए, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। तो यही दोनों में अंतर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे कि शोर क्या है और तथा यह मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। तो शोर जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कहा जा रहा है कि ऊंची आवाज में बात करना या चिल्लाना, इसी को हम लोग या इसी से उत्पन्न होने वाली जो अस्पष्ट आवाज हो गई, ठीक ना, वो क्या कहलाती है, शोर कहलाती है। ठीक, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अब हम लोग ध्वनि प्रदूषण देखते हैं ना कि ज्यादा लाउड स्पीकर कर दिया जाए, ज्यादा लोग डीजे बजा रहे हैं खूब तेज आवाज में, कहीं अचानक से आवाज ज्यादा होने लगे, तो ये सब क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। ठीक, और शोर यही इसी को कहते हैं कि जब कहीं अत्यधिक आवश्यकता से ज्यादा ऊंची आवाज में जो है लोग बात करें या चिल्लाएं और वो अस्पष्ट आवाज रहे, तो वही क्या कहलाता है, शोर कहलाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तथा कहा जा रहा है कि लोगों को चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। क्या होता है, लोगों को चिड़चिड़ापन भी इससे महसूस होने लगता है। और शोर को अगर हम लोग मानेंगे तो शोर जो है मानव व्यवहार को दो तरीके से प्रभावित करते, एक तो निरंतर शोरगुल के रूप में और एक अप्रभावित शोरगुल के रूप में। निरंतर शोरगुल उसे कहते हैं जो लगातार शोरगुल होता है, जिसके बारे में व्यक्ति को पहले से ज्ञान होता है। ठीक, और प्रारंभ में व्यक्ति जो इससे प्रभावित होता है लेकिन बाद में वो खुद को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। इसी तरह अप्रभावित शोरगुल क्या होता है, तो ऐसा शोरगुल जिसके बारे में व्यक्ति को कोई पता नहीं होता, ये निरंतर होता नहीं, ये अचानक से उत्पन्न हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, अप्रभावित शोरगुल कहते हैं। और इससे व्यक्ति जो खुद को अनुकूलित नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो ये दोनों की वजह से क्या होता है कि मानव के व्यवहार क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्धनता। निर्धनता याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरीबी के बारे में इसमें कहा गया। निर्धन मतलब या निर्धनता का मतलब क्या होगा, गरीबी होगा। कहा जा रहा है कि मानव समुदाय की एक ऐसी दशा जिसमें आवश्यक वस्तुएं जैसे हमारा भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, इनका अभाव पाया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, निर्धनता कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास भोजन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, घर नहीं है, तो ये हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे। ठीक ना, ऐसे लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, तो गरीब जो है कौन कहलाएगा, जिनके पास मतलब मूलभूत आवश्यकता नहीं है, भोजन वस्त्र आवास नहीं है, वो क्या कहलाएगा, आपका निर्धन कहलाएगा। और निर्धनता को प्रमुखता आर्थिक अर्थों में ही हम लोग परिभाषित करते हैं तथा उसका मापन हम लोग आय, पोषण तथा जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं से ही हम लोग करते हैं। तो ये आपका निर्धनता था, इसको याद रखिएगा। इसी तरह गरीबी तथा वंचना में अंतर भी आपसे पूछता है एग्जाम में कि गरीबी क्या होता है, कि गरीबी तथा या निर्धनता जीवन जीने के साधनों या इसके हेतु धन के अभाव की स्थिति होती है, या स्थिति को कहते हैं हम लोग। जीवन जीने के लिए आधारभूत जो आवश्यकता हमारा भोजन वस्त्र आवास हो गया, उसकी कमी होगा। यानी गरीबी मतलब ही क्या होगा, निर्धनता हो गया या निर्धन हो गया। ठीक ना, निर्धनता कहें या निर्धन कहें या गरीबी कहें,
ये सेम ही है, इसमें हमारी आधारभूत आवश्यकताओं का कमी होगा। लेकिन वही वंचना की बात करेंगे तो वंचना में कहा जा रहा है कि वंचना उस दशा को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति अनुभव करता है कि उसकी कोई मूलभूत वस्तु खो गई है, यानी हमारी कोई खास वस्तु खो गई है और उसे प्राप्त हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम वह योग्य है, ठीक ना, उसके लिए हम योग्य हैं लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यही निर्धनता के कारण भोजन, वस्त्र, आवास की कमी और उसके प्राप्ति करने की लालसा को दिखाता है। मतलब वंचना क्या होता है कि हमारे पास मतलब की कैपेसिटी है, हमारी मूल्यवान वस्तु है जो खो गई है, हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और हमारी मूल्यवान वस्तु के रूप में भोजन, वस्त्र, आवास से इसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो हम वंचना के रूप में होंगे। हमारे पास ये चीज़ नहीं है, इसकी कमी है, तो वो हम क्या कहलाएंगे, निर्धन कहलाएंगे। तो निर्धन और वंचना में यही अंतर होता है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उत्तरदायित्व के बिखराव से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि जब व्यक्ति अकेला रहता है तो उसमें परोपकारिता का भाव होता है, ठीक ना। जब हम अकेले रहेंगे तो हम परोपकारिता का भाव हमारे अंदर अत्यधिक देखा जाता है और उसमें जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने की प्रवृत्ति एवं संभावना जो अधिक रहती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अकेले हैं तो हमारे आमने सामने या अगल बगल कहीं भी हम जा रहे हैं तो हम देखते हैं किसी जरूरतमंद लोग को तो उसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे अंदर परोपकारिता की भावना ज़्यादा होगी, किसी पर जो उपकार करने की भावना ज़्यादा होगी। लेकिन वही कहा जा रहा है कि जब समाज उपकारी व्यवहार हम करते हैं, लेकिन इसी के विपरीत कह रहा है कि जब एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं, मतलब हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनके साथ मतलब कि रह रहे हैं, तो हमारे में इस तरह का जो व्यवहार करने की प्रवृत्ति जो क्या होगी, बहुत कम देखा जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, उत्तरदायित्व का बिखराव कहलाता है। मतलब हम अपनी जिम्मेदारी से क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। अकेले रहेंगे तो हर चीज़ करेंगे, किसी की ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, हर काम करेंगे, लेकिन जब हम किसी के साथ रहेंगे, ठीक ना, तो वहाँ पर हमारे अंदर क्या होता है, परोपकारिता की भावना कम देखने को मिलती है। तो यही क्या होता है, उत्तरदायित्व का बिखराव होता है। ये आपका जो है अपने भाषा में भी इसका आप लोग उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तादात्म्य जो है, ये पूछा जा रहा है कि तादात्म्य से आप क्या समझते हैं, तादात्म्य क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि तादात्म्य स्थापित करने का आशय है कि व्यक्ति उस लक्ष्य को पसंद करता है एवं उसके प्रति एक सम्मान रखता है, यह स्वयं को लक्ष्य के स्थान पर रख करके उसके जैसा अनुभव करने का प्रयास करता है। तो यही हमारा क्या होता है, तादात्म्य कहलाता है। तादात्म्य इसी को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है कि हरितगृह प्रभाव का वर्णन संक्षेप में करें। यह आपका आखिरी प्रश्न है आज का और इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा और इम्पोर्टेंट भी है। 5 अंक वाले में ये पूछा जा सकता है, 2 अंक वाले में भी पूछा जाएगा। तो हरितगृह क्या है आप लिख सकते हैं, लेकिन हरितगृह प्रभाव का संक्षेप में वर्णन करे के बारे में कहें तो 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका जवाब होगा कि हरितगृह प्रभाव जलवायु में होने वाले ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और हरितगृह ग्रीन हाउस एक शीशे के छत के समान होता है जो अपने अंदर सूर्य के प्रकाश को आने देता है और गर्म हवा को बाहर निकलने से क्या करता है, रोकता है। एक शीशे के छत के समान है ऐसे, और यहाँ से सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है और ये जो गर्म हवा बन रही है ये क्या होती है, बाहर निकलने से उसको क्या करती है, रोकती है। बाहर निकलने से क्या करती है, रोकती है। इसी तरह जो है पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जिनमें हरितगृह गैसें जो है, ग्रीन हाउस गैसें इसको कहा जाता है, जैसे सूर्य में आने वाली जो गर्मी उष्मा को अपने अंदर क्या करती है, सोख लेती है। यानी मैंने वही ना बताया आपको कि सूर्य क्या करता है कि ये जो मतलब कि ग्रीन हाउस गैस होता है वो शीशे के छत के समान होगा। इसके अंदर जो कई सारे गैसें भी होंगी और सूर्य का प्रकाश अपने अंदर क्या करता है, खींच लेता है, लेकिन गर्म हवा को बाहर निकलने से ये क्या करता है, रोकता है। जिससे क्या होता है कि इससे जो है कई गैसें उत्पन्न होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। इन गैसों का जो मात्रा क्या होता है, बढ़ने लगता है वायुमंडल में। और जब बढ़ने लगेगा तो इसका कारण क्या है कि औद्योगिक क्रांति हो गया। औद्योगिक क्रांति के बाद तो वे और भी अधिक गर्मी जो है सोखती है, जिसके कारण वे पूरी पृथ्वी एक हरितगृह में बदल जाती है और इसका औसत तापमान बढ़ने लगता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये सूर्य की गर्मी को अपनी ओर खींचने लगता है और जब ये इस तरह की गैसें जो है अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगती है, तब वहाँ पर जो पृथ्वी पर क्या होता है, तापमान भी जो औसत से बढ़ने लगेगा। जब आप तापमान औसत से बढ़ने लगेगा तो जो हिम हो गया, जो ग्लेशियर होगा हमारा क्या हो गया, पिघलेगा। अब पिघलेगा तो उससे पानी बनेगा तो समुद्र में जब वो पानी जब जाएगा तो समुद्र की पानी का स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा, अत्यधिक होगा। तो आसपास के जो समुद्र का क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, लोग जो है तबाह हो जाएंगे, घर द्वार सब उनका जो है नाश हो जाएगा।
तो यही चीज़ क्या है, इसके हरितगृह प्रभाव के क्या है परिणाम देखने को मिलते हैं कि तापमान जब बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होगा। कहा जा रहा है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2100 तक पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का तापमान करीब 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है बढ़ जाएगा। और आज हम लोग भी देख रहे हैं, अभी 2000 हम लोग 26 में हैं, अभी हम लोग 2026 में ही हैं, अभी 2100 आया भी नहीं है और अभी हम लोग के पास इतना गर्मी देखने को मिलता है। आज के समय में तो सोचिए जब 2100 आते आते तक जो है कैसा स्थिति हो जाएगा, आप लोग सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। इसके बाद अगला कह रहा है कि खेती पर बुरा असर, यानी खेती पर भी बुरा असर पड़ेगा कि तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण जो है कृषि पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बरसात के समय में बारिश हो नहीं रहा है, धूप हो रहा है, खूब खूब गर्मी हो रहा है। और जब कभी ठंडा का समय होगा तो इसमें क्या होगा, बरसात होने लगेगा, तो क्लाइमेट भी क्या होगा इसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो खेती पर भी क्या होगा, नुकसान देखने को हमें मिलेगा। उसी तरह समुद्र के जल का स्तर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, पानी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो जो बर्फ हो क्या होगा, जल्दी पिघलेगा, और पिघलेगा तो वो क्या होगा, पानी बनेगा। अब पानी बनेगा तो वो पानी क्या होगा, समुद्र में जाकर के मिलेगा, तो समुद्र का जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, तो बाढ़ की खतरा भी देखने को हमें मिलेगा। तो वहीं कहा जा रहा है कि यह प्रभाव ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमनदों यानी ग्लेशियरों को अत्यधिक मात्रा में क्या करेगा, पिघला देता है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर क्या होगा, बहुत बढ़ जाता है। और बाढ़ की समस्या यहाँ पर जो है आखिरी आपका टॉपिक है, जिसमें कह रहा है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से अनेक जो है निम्न तटवर्तीय देशों में, यानी अनेक निम्न तटवर्तीय जो इलाके भी हो गए या देश हो गए, उन क्षेत्रों में बाढ़ आने की समस्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये सब कारण है, ये सब प्रभाव पड़ेगा अगर हम हरितगृह जो गैस है वो ज़्यादा अगर प्रभावित होगा तो तापमान में भी, समुद्र जल स्तर में भी, बाढ़ की समस्या, ये सभी चीज़ें क्या होगा, उत्पन्न हमें देखने को मिलेंगी। तो ये सब हमारे क्वेश्चन थे 8वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगला अध्याय जो 9वां चैप्टर है, जो आपका मनोविज्ञान का आखिरी चैप्टर है, उसको हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में। तो आप लोग जो है इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक बार आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। और इसका पीडीएफ नोट चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट में इसका लिंक भी पिन किया गया, आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी क्लास का या किसी भी चैप्टर का नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।